अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे स्टूडेंट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हेलो, जी जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर, जबरदस्त। लेसन नंबर 6, ग्लोबलाइजेशन। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 और 7 की बात आज करेंगे। ग्लोबलाइजेशन ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आज इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, क्लास। और देन फिर हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ, लेसन नंबर 8 से ऑनवर्ड। जी, ग्लोबलाइजेशन की हम बात कल भी कर रहे थे, कुछ कल पोर्शन पढ़ा था, कुछ आज कंप्लीट करते हैं। द यूएस शेयर ऑफ वर्ल्ड, अच्छा टॉपिक है जी, द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखिए, जो डेमोग्राफिक, एक होता है जियोग्राफिकल चेंजिंग, एक होती है डेमोग्राफिकल चेंजिंग। पहले तो ये चीजें क्लैरिफाई कर लें। ज्योग्राफिकल चेंजिंग का मतलब ये है कि आप ज्योग्राफियाई एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो चेंजिंग आती है, जिस तरह आप कल्चर देखें पाकिस्तान के अंदर, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, ठीक है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, इन सब के कल्चर डिफरेंट है। लेकिन एक हमारा ओवरऑल पूरे कंट्री का कल्चर है, वो इंडिया से, ईरान से, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, इन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ये तो होगा जियोग्राफिकल चेंजिंग। लेकिन इसके साथ साथ आती है डेमोग्राफिक चेंजिंग। डेमोग्राफिक में जो चीजें आती हैं उसमें हम अगर बात करें डेमोग्राफी के हवाले से, ठीक है, वैसे तो हम इसको नॉर्मली इन जगहों पर स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ज्यादातर जो चेंजिंग हमारी आती है उसमें हमारे पास आ जाता है, डेमोग्राफी के लिहाज से आ गया इनकम। इनकम चेंज हो गई। उसके बाद जो बिहेवियर है वो भी डेमोग्राफिक में आता है। अ, जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी डेमोग्राफी का हिस्सा बनेगी। तो वो यानी कि ये ज्योग्राफिकल नहीं, इससे हट के ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हर कंट्री के डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो एक जनरल सी बात करें तो मिनिमम वेज रेट जो है वो आई थिंक सो 37,000 है। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का जो वेज, जो सैलरी पैकेज है, उसमें कोई डिफरेंस वाजे नहीं है। मतलब ये एक ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है कि जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सैलरी कम से कम कितनी होगी। लेकिन यही आप डेवलप कंट्रीज में लाइक जर्मनी चले जाएं तो वहाँ आई थिंक सो 3800 यूरोज जो है वो पर मंथ सैलरी है। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 3800 है या 3200 है अप्रोक्सीमेटली। अब वो प्रोफेशनल्स की सैलरी उन्होंने मिनिमम रखी हुई है। जो ग्रेड 4 के, यानी कि जो लोग स्वीपर्स वगैरह कंसिडरेशन में आते हैं, ग्रेड 4 उन्हें कहा जाता है, उनके सैलरी मामला डिफरेंट है। लेकिन हमारा हर चीज सेम कंटिन्यू की जाती है। यहां पढ़ते हैं क्या कहता है वो। यूएस शेयर द वर्ल्ड्स आउटपुट डिक्लाइनिंग ड्रामेटिकली इन द पास्ट 30 ईयर। लास्ट 30 सालों में यूएस को शेयर है वर्ल्ड आउटपुट में, आउटपुट से मुराद ये कि प्रोडक्शन में यूएस के शेयर है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, सॉरी। अगर हम लुकिंग अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, द शेयर ऑफ वर्ल्ड्स आउटपुट फॉर व्हाट आर नो रेफर टू एज डेवलपिंग कंट्रीज, जो आउटपुट है वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज बन रही हैं, बनती जा रही हैं, और जैसे जैसे वो बन रही हैं वैसे वैसे फिर उनका शेयर भी चेंज होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ एफडीआई हैज आल्सो ड्रामेटिकली चेंजिंग ओवर रिसेंट ईयर्स। एफडीआई जो है वो भी चेंज हो रहा है कंटिन्यू ईयर्स के साथ, और वो भी अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्री की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, हो भी रहा है। यूएस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज बिकम लेस इंपॉर्टेंट एज डेवलपिंग कंट्रीज बिकम इंक्रीजिंगली। जो इंपॉर्टेंस है जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी निस्बत डेवलपिंग कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली देखें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है उनका मकसद ये होता है, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है उनका मकसद है पैसा कमाना। तो एक डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान है तो यहाँ पे वेज रेट कम होगा, ठीक है, जो रेंट्स होंगे वो कम होंगे, इन सब मामला के बिना पर जो कॉस्ट आती है वो कम आती है।
तो वो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो उससे कमाते हैं। तो मामला क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज अब लोग डेवलप जो एफडीआई है वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ रहा है उसका। आगे आता है लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल्स आर नो नॉन यूएस बेस्ड। अब बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नॉन यूएस बेस्ड है, जिसका सबसे ज्यादा अब देखें सोनी, फिलिप्स, तोशिबा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मोस्टली ब्रांड जो है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड जो है, ये ज्यादातर जापान से रिलेटेड है। और भी कंट्रीज हैं, कोरिया बहुत ज्यादा इन है, ठीक है। इटली के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंटरनेशनली हैं, इटली बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसको वो इस यूएस से डिनोट इसलिए कर रहा है क्योंकि इनिशियली सबसे ज्यादा इन सब चीजों में यूएस आगे था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पीछे जाता जा रहा है। हाँ वैसे, लेकिन एक चीज आपको और क्लैरिफाई करता चलूं, अगर हम फाइनेंस की बात करें ना, तो पूरी दुनिया का फाइनेंस डीलिंग जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों में हम कहें तो यूएस 51% होल्ड करता है, अकेला यूएस। यानी कि यूएस प्रोडक्शन से हटके फाइनेंस पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। वो अब पैसे के लेन देन के मामला में आ रहे हैं, वो चीजें बनाने की बजाय वो कहते हैं कि पैसे को कंट्रोल करो, चीजें खरीद लेंगे, ठीक है। Increasing number of small firms are becoming global leaders in their field, giving rise to the many multinational. छोटी छोटी फर्म्स जो इंटरनेशनली कन्वर्ट हो रही हैं, तो जिनको मिनी मल्टीनेशनल में कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। द मैनेजमेंट फोकस, अच्छा आगे चलते हैं। Fall of communism and development of free markets in Eastern Europe and former Soviet Union create profound opportunities, challenges and potential threats for firms. अब देखिए, कम्युनिज्म का फॉल हो रहा है और यूरोप की मार्केट, सोवियत यूनियन की मार्केट, फ्री मार्केट्स क्रिएट हो रही हैं, और ये फ्री मार्केट्स जो है फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यू कम्युनिस्ट कंट्रोल। अब चाइना की जो डेवलपमेंट है उसने भी कम्युनिज्म जो है उसको कंट्रोल किया, और फिर चाइना तो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, उसने पूरी दुनिया के मार्केट्स को होल्ड किया हुआ है। खैर आगे चलेंगे, ग्लोबलाइजेशन डिबेट, प्रोस्पेरिटी और इम्प्रूव इम्पावरमेंट, सॉरी इम्पावरिशमेंट, ये पता नहीं क्या है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं, पता चलता है। Is the shift toward a more integrated, independent global economy good thing? While many economists, politicians, business leaders seem to think so, globalization not without its, ये तो बात सिंपल सी है, उसने की है कि जी आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पॉलिटिशियंस की बात कर लें, बिजनेस लीडर की बात कर लें, हर चीज में आपको क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा, बगैर क्रिटिसिज्म के कुछ भी नहीं है। और वाकई में अगर क्रिटिसिज्म नहीं है तो फिर ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, इन डेवलप कंट्रीज लेबर लीडर्स लिमिट द लॉस ऑफ गुड पेइंग जॉब्स टू लो वेज कंट्रीज। अब देखें, जो लेबर लीडर्स हैं, यानी कि जो बड़े लेवल की कंट्रीज कंपनीज हैं, वो अपने सेटअप जो है वो लो वेज कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखें, हम अगर बांग्लादेश को कंसिडर करें तो बांग्लादेश से हमारे डेवलपमेंट के लिहाज से बांग्लादेश पीछे है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की मोस्टली काफी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। बांग्लादेश ने टैक्स फ्री जोन दिया है, ठीक है, लैंड दी है, उन्होंने कहा यहाँ आए, काम करें, प्रोडक्शन करें और पूरी दुनिया में सेल करें और पैसा कमाएं। अब हमारी यहाँ की इन्वेस्टमेंट वहां चलेगी तो वहां के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, यहाँ के लोग वहां से कमा रहे हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में छूट मिल रही है, उन्हें टैक्सेस में छूट मिल रही है, और यहाँ पे ह्यूज टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लोअर लेबर कास्ट आर ओनली वन ऑफ द रीजन व्हाई द फर्म में सीक टू एक्सपैंड द डेवलपिंग कंट्रीज। ये मैंने पहले भी आपको बात बताई, तो जो लेबर कास्ट है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये जो दूसरी कंट्रीज में जाने का। There are also political and economic pressure on firms not to exploit labor or the environment in overseas operations। हाँ जी, ये जरूर है कि अब देखें हमारे यहाँ पे ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे। क्यों? क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आते हैं उन्हें यहाँ की फर्म्स, यहाँ की लेबर, इन चीजों के लिए सिक्योरिटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो हैवी टैक्सेस हैं
बाहर से फर्म आएगी उसको भी टैक्सेस बियर करने हैं, उनको कोई टैक्स में छूट नहीं है। अच्छा, विद डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज यूरोपीय यूनियन एंड नेफ्टा कंट्रीज एंड लोकेलिटीज इन दिस। अच्छा चलिए, कुछ भी नहीं, आगे काम की बात करते हैं। मैनेजिंग द ग्लोबल मार्केट प्लेस। जी, लेसन नंबर 7, काउंटरवेलिंग फोर्सेस। काउंटरवेलिंग फोर्सेस क्या होती हैं जी? ये क्या है जी? काउंटरवेलिंग फोर्सेस इन्फ्लुएंस द कंडीशन इन विच कंपनीज ऑपरेट एंड देयर ऑप्शन फॉर ऑपरेटिंग इंटरनेशनल। जी, इसको में हम वर्ड का मीनिंग अगर हम देख लें तो काउंटरवेलिंग फोर्सेस को हम जरा जाके पढ़ लेते हैं, गूगल अंकल से पूछते हैं ये क्या है जी। जी, countervailing forces are powers, influence or factors of equal strength that have an opposite effect to each other। ठीक है जी, वर्किंग टू काउंटर बैलेंस और न्यूट्रलाइज वन अनदर। ओके हो गया जी। काउंटरवेलिंग फोर्सेज होती हैं ऐसी फोर्सेज जो आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी है उसके काउंटर, जिसे काउंटर अटैक कहा जाता है, ठीक है। तो अपोजिट जो फोर्सेज इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसको काउंटरवेलिंग फोर्सेज कहते हैं, जो अक्सर का दूसरे का एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे रेवेलरी अमंग कंट्रीज, क्रॉस नेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स। अब ये सारी काउंटरवेलिंग फोर्सेज है, तो आपका जो कंपटीटर है वो आपके लिए काउंटर वेलिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसी तरह बाकी चीजें। अब इसमें क्या क्या कुछ है जी? इसमें ग्लोबली स्टैंडर्डाइज वर्सेस नेशनली रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस। अब हमारे यहाँ पे देखें, जो प्रैक्टिस है वो एक सेपरेट है। आप मैंने लास्ट क्लास में मिसाल दी थी फुटबॉल की। जो फुटबॉल बाहर भेजा जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, या वैसे भी बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो फुटबॉल हमारे पाकिस्तान के अंदर यूज होता है, इन दोनों की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। दिस इज कॉल्ड नेशनली स्पॉन्सिव प्रैक्टिस एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो बाहर फुटबॉल जा रहा है जो वो उनके स्टैंडर्ड के लिए जा रहा है। आप देखिए, आप लोग ट्रैक सूट यूज करते हैं, तो जो ट्रैक सूट यहाँ से बाहर जाता है उसकी क्वालिटी कभी आप देखिए, जो ट्रैक सूट यहाँ पे यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी देखे, तो बहुत फर्क होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर से कंट्री वर्सेस कंपनी कंपेटिटिवनेस। आप कंट्री की कंपेटिटिवनेस भी फेस करते हैं, और देखें आपके यहाँ पे विद इन द कंट्री जो मुख्तलिफ कंपनीज आपके कंपेटिटर्स हैं, अब उस कंपटीशन को तो फेस करते ही करते हैं, लेकिन अब जब कंट्री वाइज कंपटीशन फेस करते हैं वो एक सेपरेट होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करें कि आप यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मौजूद है अपनी किसी खास प्रोडक्ट का, लेकिन आप इंटरनेशनल जाते हैं तो वो किसी खाते में नहीं आती, इन शॉर्ट ये समझ। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी मैं आपको दूंगा। एक स्टूडेंट की जो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ा, केमिकल इंजीनियरिंग उसने की, गोल्ड मेडलिस्ट था, ठीक है। तो वो दूसरी कंट्री में स्टडी के लिए गया, तो उसके कमेंट्स थे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था और मेरा कंपेटिटिव स्टूडेंट कोई नहीं था मेरी यूनिवर्सिटी में, यानी कि मेरी क्लास में, मेरे बैचमेट में मेरा मुझसे compete करने वाला कोई स्टूडेंट नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरी कंट्री में गया, वहां बैठ के वहां के स्टूडेंट के साथ पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो दिस इज कॉल्ड कि आप के पास एक कंपैरेटिव एज मौजूद है विद इन द कंट्री। लेकिन जब आप इंटरनेशनली पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है, हम तो बड़ा पीछे रह गए। समटाइम आप इंटरनेशनली भी कंपैरेटिव एडवांटेज आपके पास होता है, लेकिन मैं एक मिसाल दूसरे एंगल से दे रहा हूँ। सोवेरेन वर्सेस क्रॉस नेशनल रिलेशनशिप्स। ऑल द गवर्नमेंट्स एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है जी, हर गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि उसका अपना मकसद होता है, वो अपने बेहतरी काम करे। दे मे चूज टू कोऑपरेट विद वन अनदर। वो तभी कोऑपरेट करते हैं जब उन्हें कोई किसी से फायदा हो रहा है, अगर नहीं है तो वो नॉर्मली। अब देखिए, अमेरिका आजकल हमारा बड़ा गर्विदा बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है? उससे बड़े मफादात हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं, और वो उनको हासिल करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं वो हमारे बड़े गर्विदा बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वो दे रहा है जी। कंट्रीज एंटर इनटू अ वैरायटी ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रीटीज। ट्रीटीज कहते हैं कुछ एग्रीमेंट्स जो दो
नेशंस के दरमियान होते हैं। बार बार ट्रीटीज का वर्ड आ रहा है, तो मैं चले आपको ये भी क्लैरिफाई करते चलें कि दो मुल्कों के दरमियान किसी खास एक्टिविटी के लिए बाहमी जो मुआहदा हो जाता है उसको ट्रीटी कहा जाता है। बेसिकली एग्रीमेंट होता है ये। अदर कंट्रीज रिगार्डिंग कमर्शियल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू गेन रेसिप्रोकल एडवांटेज। अब वो ये फायदा, इस ये ट्रीटी का मकसद बेसिकली यही होता है, ये एग्रीमेंट का ये होता है कि कहां पे दोनों का फायदा हो रहा है। कंट्रीज इंटेक्ट इनेक्ट। अच्छा, एक और बात यहां पे देखें, हमें बाहर के मुल्कों से इमदाद मिलती है या लोन मिलता है। चलो, लोन तो एक अलग मैटर है ना, लोन तो हमने उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है। जो इमदाद मिलती है, इमदाद देने वाले पागल है, वो यही देख रहे होते हैं कि अगर हमें फायदा दे रहे हैं तो हमसे क्या फायदा ले रहे हैं। फिर आ जाए कंट्रीज इनेक्ट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट टू डील विद एरियाज ऑफ कंसर्न दैट लाई आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ ऑल कंट्रीज। जाहिर सी बात है, जो कंट्री कर रही है वो दूसरी कंट्री टेरिटरी के लिहाज से ट्रीटी कायम करेगी ना। कुछ मफादात हमारे होंगे, कुछ अगले भी होंगे। फिर हमारे पास आ गया एथिकल डिलेमास एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉर्टिंग थ्रू द वर्ल्ड राइट एंड रॉन्ग इन इंटरनेशनल बिजनेस। कुछ नहीं आगे, लुकिंग इनटू द फ्यूचर। जी, ये टॉपिक है जी, थोड़ा बहुत जो हमारे काम का है। वो कहते हैं व्हाट मेक्स इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट। क्या चीज इंटरनेशनल बिजनेस को डिफरेंट करती है। अब देखिए, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारे मुल्क का लीगल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दूसरे कंट्रीज का डिफरेंट है। ठीक है। कंपनीज दैट डू बिजनेस इंटरनेशनली आर सब्जेक्ट टू लॉज एंड पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट होता है। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, एज यूजुअल कंट्रीज डिफर सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटल इनकम। पुअर कंट्रीज जो है उनका जीडीपी बहुत स्मॉल होता है, छोटी मार्केट्स होती हैं, लो अर्निंग पीपल्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए, चाइना की जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आती हैं वो तीसरे चौथे पांचवें ग्रेड की होती हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि चाइना का माल चल गया तो चल गया, ना चला तो ना सही। अमेरिकन जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे मुल्क की प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना की क्वालिटी को मीट नहीं कर सकती। वो कहते हैं चाइना बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। हम कहते हैं चाइना तो बिल्कुल लो क्वालिटी बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लो पेइंग पीपल है, लो पेइंग कस्टमर है। तो अमेरिका चाइना फिर वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचता है जो कि सस्ती हो। फिर कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें, कंट्री नॉर्म्स बेस्ड ऑन एटीट्यूड्स वैल्यूज बिलीव्स। अब जिस कंट्री में भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां के नॉर्म्स, एटीट्यूड, बिलीव्स, कल्चर, इन सब चीजों को आप मद्देनजर रखते हैं। मोबिलिटी, कंट्रीज प्लेस सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये भी होता है, इसे ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। ठीक है। कंट्री जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं गुड्स को मोबिलिटी पे। ओके जी, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 8। और ये पोर्शन जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।